नमो नमः वाग्वादिन्यै नमः बीड़ा पुस्तक धारिण्यै नमः। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया था छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने ये पूर्व में बताया था कि अपने शास्त्री प्रथम वर्ष में 5 ग्रंथ हैं: मूर्त चिंतामणि, जन्मपत्र दीपक, गोल परिभाषा, ताजिक नीलकंठी और शीघ्रबोध। ये बात हमने कल भी चर्चा इसका कर चुका था। और मैं ये प्रयास करूँगा कि ग्रंथ को दिखाते हुए जो भी अपना विषय है उसका मतलब निर्देश करूँ, तो उससे क्या होगा कि जो कुछ त्रुटि होगी उसको छात्र लोग देख सकते हैं। और विज्ञ लोगों से ये निवेदन है कि कहीं कुछ त्रुटि होगी तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। बाकी मैं अपने तरफ से जो भी बन पा रहा है उससे मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि कल हमने बताया था, ग्रह स्पष्ट तक हमने बताया था कि ग्रह स्पष्ट कैसे होता है। मैंने ये भी बता दिया था कि इष्टकाल क्या है और चालन क्या है, पंक्ति क्या है। तो 3 विषय जरूरी है ग्रह स्पष्ट के लिए इस जनपत्र दीपक पुस्तक के अनुसार। इसमें बताया है कि सूर्योदयात यात कालम सावनिष्ठम प्रकृतितम और पंचांगस्तम मिश्रमानम पंक्ति संज्ञम उदय स्मृतम, स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। इसमें मूल रूप से मैंने ये भी बात बता दिया था कि सूर्योदय से जन्म समय तक के घट्यात्मक मान का नाम इष्टकाल है और पंचांग में जो मिश्रमान है उसी का नाम पंक्ति है। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पंचांग जैसे ग्रह लाघवीय पंचांग है, तो उसमें सूर्योदय काल का ही स्पष्ट ग्रह बना रहता है। उस स्थिति में उदय काल को ही पंक्ति समझ लेना चाहिए, ठीक है। और भी 1-2 बातें हम उसमें नहीं बता पाए थे। जैसे मान लीजिए कि बहुत स्थितियों में ये देखा गया है कि कभी कभी जो है वह पंक्ति जो है वह जैसे मान लीजिए कि पीछे के ले लीजिए, जैसे अष्टमी की पंक्ति होती है और पूर्णिमा की पंक्ति होती है या अमावस्या की पंक्ति होती है, तो उसमें धन चालन या ऋण चालन बनाने के लिए वार में 7 जोड़ने का भी विधि बताया गया है यहाँ पर। उसके अनुसार चालन बना लेना चाहिए। और चालन बनाने के वजह से वारादि जन्मेष्टमी में से वारादि पंक्ति घटेगी तो धन चालन होगा, और वारादि पंक्ति में से वारादि जन्मेष्ट घटेगा तो ऋण चालन होगा। जी अब जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ग्रंथ को देखते हुए अगर यदि अध्ययन होगा तो सर्वोत्तम रहेगा। और जैसा कि कल हम बता चुके हैं ग्रह स्पष्ट की विधि से, और ग्रंथ को भी दिखा रहे हैं। एक एक पृष्ठ को अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें स्पष्ट बता दिए हैं कि भाई जो ग्रह वक्री होगा, जैसे राहु केतु जो है वो हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, तो जहाँ धन चालन होगा वहाँ ऋण चालन करेंगे, जहाँ ऋण चालन होगा वहाँ धन चालन करेंगे, जो ग्रह वक्री हैं उसमें। अन्य ग्रहों में तो जो चालन होगा वही रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। और इसमें जो उदाहरण बताए हैं ये उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण में जो है स्पष्ट जो है मिश्रमान भी बताया गया है, पंक्ति भी बताया गया और ग्रह स्पष्ट भी बताया गया है। ये हो गया ग्रह स्पष्ट तक का, अभी तक का जो है अपना लगभग रिवीजन करवा दिए हैं। ग्रह स्पष्ट के बाद जो है इसमें जो विषय दिया है वो दिया है क्रांति साधन, सारणी के द्वारा क्रांति का साधन का विधान है। और सारणी के द्वारा स्पष्ट क्रांति का कैसे जानेंगे उसकी भी विधि यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है स्पष्ट रूप से, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि सायन सूर्य के राशि अंश जो आपका सायन सूर्य होगा, सूर्य में अयनांश जोड़ने पर, सूर्य में अयनांश जोड़ने पर इसमें कोष्टक देखेंगे और कोष्टक के अंशादि क्रांति को उसको अलग स्थान में लिख लेंगे। फिर सायन सूर्य के शेष कला विकला गतांश को
ऐशांश संबंधी क्रांतियों के अंतर से गुणा करके 60 का भाग देने पर जो कलादि आएगा उसको अलग स्थापित करके क्रांत्यंश में यथास्थान जोड़ देने से सायन सूर्य की स्पष्टा क्रांति हो जाती है। बाकी इस ग्रंथ के अनुसार देख सकते हैं, पेज संख्या है 4 और पेज संख्या है 5। नियम यही है। और 4, 5, 6 अब इसमें जो है वो पंचांग परिवर्तन की विधा बता रहे हैं कि पंचांग परिवर्तन की विधा क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि काशी से अन्यत्र के, जैसे कोई यहाँ पर जो उदाहरण बताए हैं वो काशी का उदाहरण बताए गए हैं, तो उससे अलग जो है वह अन्यत्र तिथि नक्षत्र युग के मान, दिनमान, इष्टकाल और ग्रह स्पष्ट जानना हो तो देशांतर सारणी क्रांति और चर सारणी की सहायता से चाहे जहाँ का भी तिथि मान का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर जो है वो ये मूल रूप से थोड़ा सा समझने की बात है कि यदि काशी से अन्यत्र का ग्रह स्पष्ट बनाना हो तो काशी के धन, ऋण, वारादि चालन में देशांतर का जो है कि और चरांतर का विपरीत संस्कार करने से तथा ग्रह जो बकरी हो तो यथावत संस्कार करने से तद्देशीय धन, ऋण चालन होता है। उस पर से उपयुक्त विधि से तद्देशीय ग्रह स्पष्ट बन जाता है। ठीक है, अब आता है भयात और भभोग साधन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया कि गतर्छ घटिका खांक शुद्धा षष्ठ घटीयुता भयातम स्यात् भभोगस्तु निजर्ष घटिकायुता चेद्यातर्छ घटी स्वेष्टात् पूर्वमेव समाप्यते तदेष्ट कालात् सा शोध्या अवशिष्टम भगतम भवेत् तदर्थम भय तदर्थम क्षय संज्ञम चेत कार्ये तदर्थ घटी तदा तत्पूर्वर्ष घटी युक्ता शेषम पूर्ववदाचरेत एवं बद्धौ भयादिति विज्ञेयम स्यात् धिया बुधई। अच्छा, एक और श्लोक है कि गतर्छ नाड़ी खर्षे सुशुद्धि सूर्योदयादिष्ट घटी सुयुक्ता भयात संज्ञा भवती तस्य निजर्छ नाड़ी सहिता भभोगः। इसमें नियम इष्टकाल के 4-5 नियम बताए हैं, लेकिन हम आपको 60 में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी इष्टकाल बनाना हो तो वह जन्म समय से सूर्योदय घटा करके और उसको 2.5 गुना कर देंगे तो इष्टकाल हो जाएगा। परंतु दिन में 12 बजे के बाद 1 आदि बजने को 13 आदि गणना करनी चाहिए और रात्रि में 12 बजने को 24 आदि गणना करनी चाहिए और उसमें स्टैंडर्ड समय बनाकर उसमें सूर्योदय घटा देंगे तो इष्टकाल हो जाएगा। और भयात बनाने की विधा जो है वो ये है कि 60 घटी में से गत नक्षत्र का मान घटा करके और उसमें जो है इष्टकाल जोड़ देंगे तो वो भयात हो जाएगा। भभोग के लिए ये है कि 60 घटी में से गत नक्षत्र का मान घटाकर उसमें वर्तमान नक्षत्र का मान जोड़ देने से भभोग हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये बताया है कि चूंकि कभी कभी होता क्या है कि यदि गत नक्षत्र का अंत उसी दिन इष्टकाल के पूर्व होता हो तो गत नक्षत्र के घटी फल को ही इष्टकाल में घटा देने से शेष भयात हो जाता है। और यहाँ भी भभोग बनाने की क्रिया पूर्वोक्त जैसे पहले बताया था वैसे ही है। यदि गत नक्षत्र की हानि हुई हो तो 6 नक्षत्र के पूर्व नक्षत्र और 6 नक्षत्र के इन दोनों के घटी फल को जोड़ कर जितना घटिकादि हो उसको गत नक्षत्र के मान के उस पर से पूर्व विधि के अनुसार भयात भभोग बनाना चाहिए। एवं यदि वर्तमान नक्षत्र की वृद्धि हो तो और तीसरे दिन नक्षत्रांत से पूर्व का इष्टकाल हो तो प्रथम विधि के अनुसार भयात भभोग बनाने से 60 घटी में जोड़ देने से वास्तविक भयात भभोग हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर आपका ग्रंथ भी है, 9 पृष्ठ है ये। अब 10वें पृष्ठ पर जो है वो है आपका चंद्रमा का चंद्रस्पष्ट साधन विधि। चंद्रस्पष्ट साधन विधि में ये बताया गया है कि भाई इसमें भयातम भभोगा धृतम तत्
गतर्क्षैर्युतं खाब्धिनिघ्नं विभक्तं क्रमेण फलं भागपूर्वं शशि तद्गति खाभ्रेभ नागाश्विनो भोग भक्ता। यहाँ पर ये बताया कि विपलात्मक भयात भागापलात्मक भोग बराबर लब्धि अंश कला विकला, और गत नक्षत्र की संख्या गुणे 60 धन लब्धि बराबर योगफल, योगफल गुणे 2 भागा 9 बराबर अंश आदि चंद्र, उसको 30 से भाग देंगे तो ये राशि आदि चंद्र हो जाएगा। और चंद्रमा की गति बनाने के लिए जो है वो स्पष्ट बताया है कि यहाँ पर जो है 28,80,000 को पलात्मक भोग से भाग दे देंगे तो कला विकला में चंद्रमा की गति आ जाएगी। चंद्र स्पष्ट करने की 2 विधि यहाँ पर बताई गई है। पहला विधि ये है कि पहला विधि तो जो हमने पहले बताया था वो है, और दूसरी विधि जो है यहाँ पर बताया गया है कि नक्षत्र चरण भुक्त घटी को 200 से गुणा करके चरण भवो घटी से भाग देने पर जो लब्धि कलादि प्राप्त हो उसको चंद्रमा की गत राशि संख्या और वर्तमान चंद्र राशि के गत 9 अंश आदि के योग में जोड़ देने से स्पष्ट राशि आदि चंद्रमा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण भी इसमें बताए गए हैं, और उदाहरण को भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी क्लास में तो हमने सारी बातें को बता दिया है। अब उसके बाद होता है पल्लभा साधन, और पल्लभा साधन में जो है वो इसमें है कि मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनार्थ जाभा पल्लभा भवेशा त्रिष्ठा हताशुर दशभिर भुजंगर दिग्भिर चरार्धानि गुणोद्धृतान्त्या। तो यहाँ पर बताया कि जब मध्याह्न काल में सायन सूर्य मेष राशि में हो उस दिन मध्याह्न काल में 12 अंगुल की शंकु की छाया को पल्लभा कहते हैं। पल्लभा को 3 स्थानों में रख के क्रम से 10, 8, 10 से गुणा कर तीसरे जगह 3 से भाग देने पर मेषादि राशियों के 3 चरखंड जो है वह उत्पन्न होंगे, और इसी 3 चरखंडों को क्रम से जो है लंकोदय मान में संस्कार करने पर जो है वह सोदयमान बन जाता है। उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो है 3 बार ऋण करेंगे और उसके बाद 3 बार धन करेंगे। तो यह जो है इस संस्कार को करने से सोदयमान तैयार हो जाता है। ये उदाहरण के तौर पर आपके जो है 19 नंबर पृष्ठ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, अब रही बात है कि इसमें जो है वो उदाहरण भी बताया गया है, इसको आप लोग ध्यान दें। और इसमें जो है हर एक जगहों का जो है वो लगभग जो है अक्षांश और देशांतर ये बताया गया है। पृष्ठ संख्या 12, 13 और 14, 15 और 16, 17 और 18 पृष्ठ पर अक्षांश से सारणी द्वारा पल्लभा के साधन की विधि बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी पलांश सतेश चेत अधिकम कलाद्यम व्यतीत भोग्या क्षर प्रमांतरघ्नम षष्ठ्याहृतम तद फलयुगता या अक्षभा भवेत् सा धीमता सुखार्थम। स्पष्ट बताया गया है यहाँ पर, ग्रंथ में आप लोग देख लीजिए। और इससे ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि गत अंश और ऐसे अंश संबंधी पल्लभाओं के अंतर को शेष कला से गुणा करके 60 का भाग देने पर जो लब्धि आवे उसको गत अक्षांश संबंधित पल्लभा में यथा स्थान जोड़ देने से अभिष्ट पल्लभा हो जाते हैं। उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए, उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, और लंकोदय साधन यहाँ पर बताया गया है। श्लोक संख्या है 12 श्लोक संख्या है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है लंकोदया नाग तुरंग दसरा गोंका स्विनो राम रदा विनाड्या क्रमोत्क्रमस्थाश्चरखंड कैसई क्रमोत्क्रमस्थैश्च विहीन युक्ता मेषादि शरणाम मुदया स्वदेशे तुलादितोमी च षडुत्क्रमस्था। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बताया कि भाई मेष राशि का लंकोदय मान है 278,
वृष का 299, मिथुन का 323, इसी तरह से कर का 323, सिंह का 299 और कन्या का 278। अब उसके बाद से जो है तुला का भी वही होगा जो कि कन्या का होगा, जो सिंह का होगा वही वृश्चिक का होगा, जो कर का होगा वो धनु का होगा, जो मिथुन का होगा वो मकर का होगा, जो वृक का होगा वो कुंभ का होगा, जो मेष का होगा वो मीन का होगा, वही लंकोदयमान होगा। और जो पल्लभा द्वारा चरखंड आपको प्राप्त होगा, पल्लभा को 3 जगह रखेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया, उसको 10 8 10 से गुणा करेंगे, अंतिम जगह 3 का भाग देंगे, तो जो प्रथम लब्धि आई रहेगी उसको जो है हम ले करके और लंकोदयमान में 3 बार घटाएंगे और 3 बार जोड़ेंगे, तो वह सोदयमान हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है अयनांश बनाने की विधि। अयनांश बनाने की विधि में जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि भूनेत्र वेदो नशकः स्वदशांश विहीनितः षष्ठ्या भक्तो अयनांशः स्युर् वर्षारंभे स्फुटा खलु निघ्नार्का राशिनां स्वार्धं युक्तेन विकलादिनां युक्तास्तात्कालिकास्ते स्यु स्पष्टा गणित विद्वरः। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि भाई आप लोगों की पृष्ठ संख्या 19 पर है। इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान शक में 421 घटा दे, जो शेष आवे उस शेष का 10वां भाग उसी में घटाकर 60 का भाग देने से लब्धि वर्षारंभकालीन मेष संक्रांति के दिन का स्पष्ट अयनांश होता है। यदि सूर्य की राशियां भी बीत गई हो तो राशि संख्या में 3 से गुणा करके उसमें उसी का आधा जोड़ने से जो विकला हो उसको वर्षारंभकालीन स्पष्ट अयनांश की विकला में जोड़ देने से तात्कालिक स्पष्ट अयनांश हो जाता है। ठीक है। उदाहरण को भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है उदाहरण। ठीक है। और दूसरा भी विधा इसमें अयनांश बनाने का दूसरा विधा भी इसमें बताया गया है कि शक संख्या में 421 को घटावें और जो शेष बचता है उसको 3 से गुणा करके 200 का भाग देने से जो फल आया रहेगा वह शक के आरंभ का अयनांश होता है। वो भी स्पष्ट नियम बताया है। इसके बाद लग्न साधन की विधि कल से मैं बताऊंगा। और आज बस पृष्ठ संख्या 20 तक जो है हमने बताया है, इसका अध्ययन आप लोग करिए। जो भी समस्या उसको फ़ोन से पूछिए। श्री सरस्वत्यै नमः। वाक्वादिन्यै नमः।